नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो रंगारंग कमोडिटी, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कमोडिटी मार्केट ने परफॉर्म किया है पिछले दिनों और आगे के लिए मार्केट की चाल, मार्केट का रंग कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि कमोडिटी मार्केट में तेज़ी का रंग बहुत अच्छे तरीके से चढ़ा है और चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड हो, मेटल हो, सब में एक तूफानी तेज़ी का माहौल बना। हालांकि उसके बाद कुछ करेक्शन आया, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो इन सारी कमोडिटी में तेज़ी का ही माहौल बना है। सवाल यह है कि आप यहाँ से आगे की चाल क्या होगी और क्या आगे भी आपका पोर्टफोलियो रंगों से सरोबार होगा, तेज़ी आपके पोर्टफोलियो में चमकेगी। इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ नवीन माथुर हैं आनंद राठी के, हमारे साथ सुगंधा सचदेव हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग की, और साथ ही अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम शुरुआत करेंगे गोल्ड से, एक एक करके कमोडिटी पर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे गोल्ड पर। गोल्ड में जो एक्शन हमने देखा है, मतलब आप ये मान के चलें कि इस साल के शुरुआती 2-2.5 महीने में मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हमने देखा है वो कमाल का था। एक वक्त में ऐसा था कि गोल्ड का मार्केट दायरे में फंसा हुआ था। उसके बाद जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो बहुत तूफानी तेज़ी आई गोल्ड में, ज़बरदस्त तेज़ी आई। तो अब नवीन जी जरा आप बताइए कि पिछले एक साल में गोल्ड ने 15% का रिटर्न दिया है और चांदी में 9% का मुनाफा मिला है। तो मैं अगर पहले आपसे गोल्ड पर पूछूं कि अब तो फेड ने दरें बढ़ा दी और संकेत दे दिए कि आगे 6 बार और दरें बढ़ सकती हैं इस साल में, 2023 में भी दरें बढ़ेंगी, ये तमाम बातें सामने आ चुकी हैं। तो अब पहले मैं फंडामेंटल पर बात करता हूं, फिर हम टेक्निकल की बात करेंगे, फिर हम प्राइस की बात करेंगे। तो फंडामेंटली अब आपको यहां से गोल्ड का मार्केट कैसा लग रहा है? मृत्युंजय, सबसे पहले तो आपको, सारी जी की टीम को और अपने निवेशकों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। एक दिन पहले होली की शुभकामनाएं दे रहा हूं क्योंकि ये मौका है जो छोड़ना नहीं चाहता इस प्रोग्राम के जरिए। जहां तक मृत्युंजय बात है कि गोल्ड का जो प्राइस ट्रेंड रहा वो क्यों अपसाइड रहा, तो इस महीने ही 2% की हमने तेजी देखी है। इस साल में MCX का जो गोल्ड का भाव वो तकरीबन 7.5% ऊपर गया है और कॉमेक्स का भाव तकरीबन 6% की तेजी पर है। पिछला साल 2021 का कैलेंडर ईयर गोल्ड के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा, जैसा आपने सही कहा, बहुत सीमित दायरे में काम किया और तकरीबन 4% के आसपास की नरमी रही गोल्ड के भाव में इफ वी सी द कैलेंडर ईयर। और उससे पहले 2020 और 2019 बैक टू बैक में तकरीबन 26 से 28% की हमने तेजी देखी बैक टू बैक 19 और 20 कैलेंडर ईयर में। जहां तक हम बात कर रहे हैं आज की सिचुएशन की, डेफिनेटली तेजी आई है। फ्रॉम 48, 47, 49,000 levels we are seeing around 51, 52 and the gold did touched around 53,000 also in Indian markets, 53,000 plus in Indian markets. So I think overall trend जो है मृत्युंजय, वो अपने को समझना चाहिए कि तेजी का ही है। जब तक ये इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स और जो रशिया यूक्रेन के तनाव बने हुए हैं, जब तक उसका समाधान नहीं निकलता, although the talks are in process, और लगता ये है कि वो थोड़ा सा दबाव पड़ेगा और पीस टॉक्स में कुछ प्रोडक्टिव निकल कर या पॉजिटिव निकल कर आएगा। तो अगर वो होता है और इन्फ्लेशन की दरें बढ़ी रहती हैं, तो मेरा मानना यह है कि गोल्ड जो है वो तकरीबन 50 से 51-52 हजार के सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा इस साल। तो ज्यादा तेजी देखी नहीं जा सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स यूएस बढ़ाएगा ही, वो हमने देखा भी है और वो एक्सपेक्टेड है। जो इंटरेस्ट रेट की दरें हैं वो डेफिनेटली बढ़ेंगी इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स को। अगर क्रूड के भाव नीचे आते हैं तो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स भी डेफिनेटली कम होगी और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड उस वजह से आता है गोल्ड में, वो भी हो सकता है कम हो जाए। तो मेरा मानना ये है कि 49,000 से 51,000, 52,000 के लेवल्स पे गोल्ड को ट्रेड करना चाहिए फंडामेंटली एज ऑन डेट। अगर कुछ गलत या सही न्यूज आती है जो कि बहुत डेफिनेटली इंपैक्ट कर सकती है गोल्ड के प्राइसेस को, तो हम वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, पर अदरवाइज एक सीमित दायरे में फंडामेंटल कारणों की वजह से गोल्ड ट्रेड।
ठीक है, अब सुगंधा जी आप जरा बताइए कि आपको ताज़ा हालात के बीच गोल्ड के फंडामेंटल कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच ये बात बहुत तेज़ी से फैली कि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पर भी देखा। अब की जो कहानी है वो फेड की तरफ मार्केट की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि फेड की पॉलिसी के साथ मार्केट को बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ब्याज दरें बढ़ी हैं, आगे भी बढ़ेंगी, और दूसरी तरफ लेकिन महंगाई की चिंता अपनी जगह है, जो कि 40 साल में सबसे ज़्यादा है। और फेड ने भी ये बात माना है कि 2022 में तो कम से कम जो 2% के आसपास का टारगेट है फेड का, वहाँ तक महंगाई नहीं आ रही है, 4% से ऊपर ही रहेगी। तो फंडामेंटली क्या ये माना जाए कि बेशक फेड दरें बढ़ा दे और बढ़ा दे, तेज़ी से बढ़ा दे, लेकिन महंगाई के खिलाफ जो गोल्ड की डिमांड है वो बनी रहेगी? सुगंधा जी, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जी, सबसे पहले आपको सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोल्ड के फंडामेंटल आउटलुक की बात करें तो मुझे लगता है मेजर फैक्टर्स अभी भी गोल्ड को फेवर कर रहे हैं। इवन तो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस काफी हद तक थम गया है, हमने क्राइसिस में करेक्शन भी आते हुए देखी है, बट जैसा कि नवीन जी ने भी कहा, इन्फ्लेशन का एनवायरनमेंट अभी भी गोल्ड को काफी हद तक ड्राइव करता रहेगा। इवन इफ इन्फ्लेशन कुछ हद तक कूल ऑफ हो सकती है, बट मुझे लगता है द एंटायर वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स अ स्टैग्फ्लेशन काइंड ऑफ अ सिनेरियो। ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं, इसकी वजह से माइट बी अ शॉर्ट टर्म हेडविंड फॉर गोल्ड प्राइसेस, बट अगर हम देखें तो इसकी वजह से ग्रोथ काफी हद तक हर्ट हो सकती है। आज भी एक एस्टिमेट्स आए हैं कि OECD की ग्रोथ 1% तक कम हो सकती है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। और अभी ये जो इन्फ्लेशन है, मुझे लगता है ये भी स्टिल 2% के ऊपर ही रहने वाली है, बिकॉज जो सैंक्शंस लगी है रशिया पे, इससे काफी ज्यादा सप्लाई अभी भी डिस्टर्ब हो रही है। ऑलरेडी पैंडेमिक की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस थी, तो वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कूल ऑफ नहीं होगी, तो ये फैक्टर काफी ज्यादा गोल्ड को ड्राइव करेगा। और इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक्स भी देखें तो अपनी कंटिन्यूड बाइंग करते जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा सेंट्रल बैंक्स ने ऑलमोस्ट 463 टन्स की बाइंग की, व्हिच वाज मोर देन 82% हायर एज कंपेयर टू 2020। और इस साल भी बहुत ज्यादा उम्मीद है मुझे कि गोल्ड में बहुत ज्यादा सेंट्रल बैंक बाइंग आएगी, रिटेल इंटरेस्ट भी काफी स्ट्रांग रहेगा। और अगर हम टेक्निकल लेवल्स की भी बात करते हैं तो प्राइसेस ने बहुत अच्छा लास्ट ईयर एक कंसोलिडेशन दिखाई है, उसके बाद ये मोमेंटम हमने प्राइसेस में आते हुए देखा है, ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। सो मैं मानती हूँ कि 48,800 प्राइसेस के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा। स्टैगर्ड वे में गोल्ड में बाइंग करना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मैं एक और फैक्ट को हाईलाइट करना चाहूंगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी फेड रेट हाइक करे कि गोल्ड के प्राइसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर हम 1999, 2004 और 2015 के रेट हाइक पाथ को तरफ देखते हैं तो उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस में हमने अगले 6 महीने में 10 से 20% तक का राइज आते हुए देखा। ठीक है, सो दिस कुड बी अ प्रॉबेबल सिनेरियो दिस टाइम आल्सो, स्पेशली बिकॉज़ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ओके, ठीक है, तो ये फंडामेंटल की हमने बात की। अब अनुज जी आप जरा बताइए कि फंडामेंटल तो हमने जान लिया, अब आप जरा बताइए कि टेक्निकल चार्ट पर अभी आपको मार्केट दिख कैसा रहा है गोल्ड का, और उसके आधार पर आपके हिसाब से अब यहाँ से आगे का प्राइस क्या होगा। और अगर मैं आपसे और स्पेसिफिक सवाल पूछूं कि अगले 3 महीने में गोल्ड का भाव कहाँ तक जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को, सभी पैनलिस्ट को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, गोल्ड ने अभी 8 मार्च को करीबन 55,558 का हाई बनाया था और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $2,070 का हाई बनाया था। उसके बाद से करीबन 7 से 8% की गिरावट देखने को मिली है, तो एक टॉप आउट तो यहाँ पर बन चुका है। मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो हाईयर जो ट्रेंड है वो यहाँ पर मार्केट ने लेवल बना दिया है। ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के टेस्ट करके मार्केट नीचे आया है, तो एक तरीके से डबल टॉप टाइप का मार्केट ने यहाँ पे बना दिया है। तो मुझे लगता है कि उसको ब्रेक करना थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जो फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं और जिस तरीके से, क्योंकि ये जो टॉप लेवल बने थे ये रशिया यूक्रेन के इशू की वजह से थे, जो कि अब थोड़ा सा रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। और साथ में जो क्रूड के प्राइस $139 चले गए थे वो भी अब ऑलमोस्ट $100 के आसपास हैं। तो अभी जो सिनेरियो है थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखा है। मुझे लगता है कि अभी मार्केट एक रेंज में रहेगा। हालांकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत बिकवाली यहाँ पर देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा व्यू नेगेटिव हो सकता है। मगर अगर लंबे समय की बात करें तो मुझे लगता है कि भावों में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में हमेशा से रही है और आगे भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हमें लगता है कि नीचे चांदी अगर 65,000 के आसपास मिलती है तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगेन खरीदारी कर सकते हैं। और गोल्ड अगर नीचे करीबन आपका 48,000 या 49,000 के आसपास मिलता है तो वहां पर अगेन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। और टारगेट क्या होगा? टारगेट अगेन हम 55,000 के लेवल को आते हुए देखेंगे।
और चांदी में हमें लगता है कि 78,000 से लेकर 80,000 तक के लेवल, अगर हम एक साल की बात करें तो वहाँ पर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा बिल्कुल, अगर टारगेट आपसे पूछूं नवीन जी, बिल्कुल संक्षेप में, फिर हम चांदी पर आएंगे सर, तो आपके हिसाब से गोल्ड का टारगेट अभी आपको दिख क्या रहा है? प्राइस अगले 3 महीने में आप कहां पर देख रहे हैं नवीन जी? तकरीबन 51,600-700 का भाव चल रहा है गोल्ड का मृत्युंजय। मेरा मानना ये है कि 53,000 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। आई एम नॉट टू बुलिश फ्रॉम हियर इफ द यूक्रेन एंड रशिया पीस टॉक्स कम्स पॉजिटिव। ओके, सुगंधा जी, आपका टारगेट 3 महीने के लिए गोल्ड पर? ईयर 2 टारगेट्स दिए थे, दोनों अचीव हो चुके हैं ऑलमोस्ट। 52,500 हमारा फर्स्ट टारगेट था और 56,000 हमारा सेकंड टारगेट था। प्राइसेस ने ऑलरेडी 55,500 को टेस्ट कर लिया। अभी मुझे लगता है प्राइसेस कंसोलिडेट होंगे 3 महीने के पर्सपेक्टिव से 53,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए चांदी पर अनुज जी ने तो बता दिया है, चांदी पर आपका व्यू क्या है नवीन जी, और आपका टारगेट क्या होगा चांदी के लिए? मृत्युंजय तकरीबन 68,000-69,000 के लेवल्स हैं। ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है चांदी में, पर 69,300 इज समथिंग दैट कैन बी लुक्ड आउट। ओके, सुगंधा जी, आपका टारगेट सिल्वर पर? 3 महीने के लिए 71,500 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर जी कंटिन्यू करें। अराउंड 6500 से 63,000 में एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। 71,500 तक के टारगेट्स रहेंगे। ओके, ये बात हो गई सोने की चांदी की। अब हम बात करते हैं क्रूड की। और क्रूड मार्केट में आप देखिए कि क्रूड में भी यही हुआ है, बहुत ज़्यादा उठापटक। पहले क्रूड के दाम थोड़े काबू में थे, उसके बाद रूस यूक्रेन वार छिड़ने के बाद बेकाबू हो गए, 140 के करीब तक पहुंच गया क्रूड। उसके बाद फिर गिर के 100 के नीचे तक आ गया ब्रेंट। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट, और फंडामेंटल को लेकर अलग अलग खबरें आई। पहले ये खबर आई कि रूस से दुनिया भर में सप्लाई कम होने की आशंका दिखी, तो उसका इम्पैक्ट हमने तेज़ी के तौर पर देखा। फिर ये बात हुई कि चीन से डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई घटने का डर कम हो गया, तब मार्केट गिर के 100 के नीचे आ गया। तो नवीन जी, अब जरा आप बताइए कि यहाँ से आगे के फंडामेंटल आपको कच्चे तेल के क्या दिख रहे हैं, और उस फंडामेंटल के आधार पर आपको तेजी दिख रही है या मंदी दिख रही है क्रूड में? मृत्युंजय, तेजी का रुख है क्रूड में। 125-124 तक के डॉलर के लेवल्स हमने देखे, बट बहुत स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो सिर्फ न्यूज बेस्ड एक स्पाइक आया, एक न्यूज बेस्ड स्पाइक की वजह से तेजी आई। डेफिनेटली रशिया एक बहुत कंसर्न एरिया था फॉर द एंटायर एनर्जी मार्केट्स। यूरोपियन मार्केट्स इंपोर्ट टू मच फ्रॉम रशिया, बी इट द नेचुरल गैस और बी इट द क्रूड ऑयल। तो मेरा मानना यह है कि सारी चीजें अभी तक दरोमदार 2 चीजों पे क्रूड का रहेगा। एक कि रशिया यूक्रेन के जो पीस टॉक्स हैं वो किस तरफ जाते हैं और वो किस कंक्लूजन पे आते हैं। अगर उससे कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं निकलता पीस की तरफ, पीस टॉक्स जो हो रहे हैं वो हालात को सुधारते नहीं है मृत्युंजय, तो मेरा मानना ये है कि 110 और 115 डॉलर के लेवल तक क्रूड स्टेबल हो सकता है। पर अगर ये हो जाता है कि पीस टॉक्स पॉजिटिव निकलते हैं, रशिया यूक्रेन और सारा एंटायर वर्ल्ड एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, पर्टिकुलरली विद दिस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली क्रूड जो है फंडामेंटली 80 to 85 डॉलर के ज्यादा की वैल्यूएशन, फेयर वैल्यू नहीं रखता है। दूसरी बात, अगर ये सब कुछ हालात ऐसे रहते हैं तो ओपेक का जो आउटपुट का कंसर्न बना हुआ था अभी तक, तो ओपेक की जो भी मीटिंग्स होंगी वो काफी आई वुड से विद डीप इनसाइट्स देखी जाएंगी, क्योंकि सारा दारोमदार फिर ओपेक की मीटिंग्स के ऊपर प्रोडक्शन एंड सप्लाई पर आ जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि 85 to 110 डॉलर का लेवल देखा जा सकता है क्रूड में आने वाले एक साल। अब अनुज जी, आप बताइए कि आपका व्यू क्रूड के ऊपर क्या है? क्या यहां से कच्चे तेल में तेजी या मंदी? देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि क्रूड के भावों में एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि हाईज तो यहाँ बन गए हैं।
और जो सप्लाईज है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ी हैं। ऑयल रिग्स काउंट यूएस में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि क्रूड में जो रेंज रहेगी नीचे में $85, ऊपर में करीबन $110, ये रेंज हमें लगता है कि क्रूड में बनी रह सकती है, क्योंकि आगे हम मान के चल रहे हैं कि क्रूड की जो सप्लाईज है वो बढ़ सकती है। तो हाई तो मुझे लगता है कि यह बन चुका है। हो सकता है कि सैलॉन राइस की मार्केट रहे नीचे $85 तक के लेवल हमें लगता है कि क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। अगेन 85 के आसपास खरीदारी का ट्रेंड देखा जा सकता है। ठीक है सुगंधा जी, पोजिशनल ट्रेडर को अभी क्रूड में ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए क्या? यस मृत्युंजय, मुझे लगता है $95 बैरल पे प्राइसेस ने एक अच्छा बेस बनाया है। हमने ऑलरेडी जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से करेक्शन आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। अब मुझे लगता है यहाँ से बाइंग की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 7450 टू 7500 लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। हाई साइड में मुझे लगता है प्राइसेस फर्स्ट टारगेट करेंगे 7850, ये निकल जाता है तो 8300 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सो बाइंग की जा सकती है डाउन साइड विद स्टॉप ऑफ 7120। तो ये राय हो गई कच्चे तेल पर। अब हम बात करते हैं मेटल की। ओवरऑल मेटल मार्केट में भी हमने बड़ी तेजी का माहौल बनता हुआ देखा। कॉपर, एल्युमिनियम, निकल में तो अलग कहानी ही हो गई। इतिहास में दर्ज हो गया निकल का नाम कि जिस तरह से दाम बढ़े थे निकल के और उसके बाद जो गिरावट आई। तो नवीन जी आप बताइए कि ओवरऑल मेटल मार्केट की तस्वीर, क्योंकि चाइना में कोरोना का खतरा फिर से आ गया है। चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल का, वहाँ पर डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेटल पर आपका ओवरऑल आउटलुक क्या है? दो तीन चीजों पे मृत्युंजय मेटल के जो ट्रेंड है, प्राइस ट्रेंड है, वो निर्भर रहेगा। निकल डेफिनेटली एक आई वुड से इज अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस द वे द एलएमई सस्पेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। सो ऐसा पहले कभी देखा नहीं था कि इस तरह से इन कमोडिटीज में ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी जो हुआ वो सब हमने देखा। अगर इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव होती है, और चांसेस हैं कि इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है और जो कोविड के रीसेंट केसेस आ रहे थे चाइना में वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो गए हैं, तो अगर इकोनॉमी और अनसर्टेनिटी मार्केट से निकल जाती है, इकोनॉमी दोबारा से बूस्ट अप लेग पे चलती है, तो डेफिनेटली डेफिसिट का सिचुएशन जो एलएमई में बरकरार है, स्टॉक डेफिसिट जो है वेयर हाउसेज में, प्लस the economy boost which the metals would get looks to be very positive. So we are positive on the entire base metals pack. मैंने आपके पिछले शो में, शायद साल के शुरुआत के शो में यही कहा था कि दो कमोडिटीज होंगी, निकल एंड एल्यूमिनियम, जो कि देखने लायक होंगी। एल्यूमिनियम डेफिनेटली देखने लायक बनी, पर निकल जो है वो देखने लायक किसी दूसरे नजरिए से बना। ठीक तो सो डेफिनेटली पॉजिटिव है डेफिसिट आउटलुक को लेके। पर ओवरऑल ट्रेंड 2021 में भी तकरीबन 25 से 30% मेजर बेस मेटल कमोडिटीज ने रिटर्न दिया कैलेंडर ईयर में, और अभी भी अगर आप देखें तो 70% प्लस निकल के रिटर्न्स हैं। ऑल सेड एंड डन जो भी हुआ वो अलग बात है, पर तकरीबन 10 से 15% बाकी कमोडिटीज में। एल्यूमिनियम इज 20% अप on MCX Y2 So I think overall trend positive है। अच्छा, auto sales and all those in China are giving a positive cue on the base metals. Okay, अच्छा, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुगंधा जी, मेटल में आपको कहां पर लगता है कि ट्रेडिंग का पोटेंशियल ज्यादा है? मुझे लगता है मुझे एल्यूमिनियम और कॉपर में बाइंग की जा सकती है। प्राइसेस में ऑलरेडी सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिली है। रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उसकी वजह से सप्लाई चेन अभी भी डिस्टर्बेड रहेगी, और चाइना इज लाइकली टू कम आउट विद फर्दर मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर्स। तो ये सारे फैक्टर्स प्राइसेस को बूस्ट कर सकते हैं यहाँ से, पर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड नहीं लगती। लिमिटेड गेन्स यहाँ से देखने को मिलेंगे। मेरी टॉप पिक एल्यूमिनियम रहेगी। 263 से 262 के लेवल पर एल्यूमिनियम में बाइंग कर सकते हैं। 255 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। 290 तक के हाई साइड में मीडियम टर्म के लिए टारगेट्स रहेंगे। इसके साथ साथ कॉपर भी मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी इन द रेंज ऑफ 795 टू 800। स्टॉप्स रहेंगे 778, हमारे टारगेट्स रहेंगे 840 से 845 ऑन द हाई साइड। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी। जो रेट हाइक का बात है इसकी वजह से लिक्विडिटी काफी हद तक कम हो जाएगी मार्केट में, और कोविड के केसेस भी जो बढ़ रहे हैं ये भी एक कंसर्न रहेगा मार्केट के लिए, बिकॉज इसी वजह से प्राइसेस हाई लेवल पे मुझे लगता है क्या कर सकते हैं। राइट। अच्छा अनुज जी, आपके हिसाब से मेटल में कहाँ पर नजर रखनी चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि अगर हम सभी बेस मेटल को देखें तो सभी के चार्ट अभी ओवरबॉट सिचुएशन शो कर रहे हैं, तो फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से अभी 3 से 4% की मार्केट और नीचे गिर सकती है। कॉपर पर्टिकुलर मुझे लगता है कि नीचे एक बार 780-770 तक के लेवल दिखा सकता है, तो फ्रेश खरीदारी वहीं पे करना चाहिए। करंट लेवल अभी भी ओवरबॉट में है, तो यहाँ पर मेरी अभी खरीदारी की सलाह नहीं है बेस मेटल्स में। ठीक है।
बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, नवीन जी आपका और सुगंधा जी आपका जुड़ने के लिए। तो तीनों मतलब बुलियन, क्रूड मेटल पर हमारे एक्सपर्ट ने राय दी है। कुछ कमोडिटी में राय अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन उसको आप इस तरह से देखें कि कई बार ये होता है कि एक राय नहीं होती है, और यही मार्केट की खूबसूरती भी है। तो वहाँ पर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और आपको अगर बहुत ज़्यादा कन्विक्शन ना हो तो उस कमोडिटी से आप दूर भी रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर कमोडिटी में ट्रेड लें, लेकिन आपको फंडामेंटल पूरी तरह से यहाँ पर बता दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया। और आप तीनों हमारे जो मेहमान हैं, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में खुशियों का रंग बना रहे, आपका पोर्टफोलियो रंगीन रहे, मुनाफे से भरा रहे। और इसी शुभकामना के साथ फिलहाल इस खास शो में इतना ही।